Hello everyone, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज सागिब, योर बायोलॉजी फैकल्टी, एंड आज हम वापस आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ क्लास 10th के, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर एनवायरनमेंट। बच्चों, आई बिलीव आप लोगों ने पहले के जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ पे आपके बोर्ड में आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। यस, यू हेard इट राइट। सो आवर एनवायरनमेंट हमारे क्लास 10 का यू कैन से लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी में, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ईजी, और इतना आसान है कि एक लेक्चर में ही आप इसे आसान तरीके से समझ सकते हैं, एंड आई विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर राइट। चैप्टर समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो सबसे पहले आपके आसपास जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप डाइवर्ट होते हो तो प्लीज़ उसे हटा दो राइट। अगर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन या टैब का यूज़ कर रहे हो, उसके साथ आप एक हेडफोन, वायर्ड हेडफोन का यूज़ करें राइट। आपके सामने एक नोटबुक होना चाहिए, क्योंकि आई नो जो ऑनलाइन में वीडियोज़ होते हैं वहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी होती है कि हम बार बार उसको देख सकते हैं, लेकिन बच्चों थोड़ा ध्यान से अगर हम एक बार ही इस लेक्चर को देखें, वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी नाइसली, क्योंकि चैप्टर में 5 मार्क्स है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वन शॉट में ये होने वाला, तो प्लीज़ ध्यान से देखो। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर, आवर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले बच्चों, हम एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं राइट, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। देखो, अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की तो हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो लिविंग है और लिविंग नॉन लिविंग है, वो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है राइट। सो एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास है, जो हमारे सराउंडिंग्स है, दैट इज एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट के अंदर क्या सारी चीजें हैं वो भी हम देखेंगे। बच्चों, आज की लेक्चर्स में सारी चीजें बहुत स्पेसिफिक होने वाली है, तो बहुत ध्यान से आपको एक एक पॉइंट को समझना है और नोट डाउन करना है। आपके लिए मैंने सारे पॉइंट्स को स्लाइड्स में लिख के रखा है ताकि आपको चीजें आसान तरीके से समझ में आ जाए राइट। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर आवर एनवायरनमेंट राइट। So understand what is environment. You see, our environment consists of all living and non-living things around us. तो बच्चा, हमारे environment की अगर हम लोग बात करें तो जितनी भी सारी चीजें हमारे आसपास है, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, उसे हम लोग environment कहते हैं राइट। देखो, अगर हम क्लास 10th बोर्ड की बात करें तो आपसे ये हो सकता है कि एनवायरनमेंट का डेफिनेशन ना पूछे, क्योंकि इस बार जो सवाल आने वाले हैं वो थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड आने वाले हैं। सो यू नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। देखो, जब हम बात करते हैं हमारे एनवायरनमेंट की राइट, जब हम बात करते हैं हमारे एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट के बच्चे कंपोनेंट्स क्या क्या है। देखो, कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें, हमारे एनवायरनमेंट में 2 बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, एंड द कंपोनेंट्स आर एबायोटिक एंड बायोटिक। सो वी ऑल नो एबायोटिक कंपोनेंट्स। देखो, अगर हम अपने आसपास देखें थोड़ा, तो हमारे आसपास में आपको नजर आएंगे बहुत सारी चीजें, जैसे आपको पेड़ नजर आ रहे हैं, आपको पौधे नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम जीने के लिए हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए राइट। तो ये जो पानी, मिट्टी, हवा, ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा तो है, लेकिन ये लिविंग नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्लांट्स की, लिविंग है, एनिमल्स की, लिविंग है, हम खुद की, हम लिविंग है। तो बच्चा, ये दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, निर्भर कर रहे हैं। सो एबायोटिक जो होता है बच्चा, वो नॉन लिविंग है। दैट मीन्स एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स है राइट। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि एनवायरनमेंट का कंपोनेंट्स बताइए, तो आपको एबायोटिक एंड बायोटिक बताना है। एबायोटिक के एग्जाम्पल, जो आपके आसपास जो नॉन लिविंग चीजें आपको नजर आएगी, जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, आपको हेल्प कर रही है जीने में, वो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के। बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बायोटिक में बच्चा लिविंग कंपोनेंट्स होगा, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ यू सी, plants are absolutely important right. Without plants we won't be able to survive. Why? The reason is that the plant is giving oxygen. That's the byproduct we have already studied in chapter number 1 right. लाइफ प्रोसेस में हमने इसको देखा है, लेकिन बच्चा जो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट ऑक्सीजन एनिमल्स वुड डाई। एट द सेम टाइम जो एनिमल्स अपने बाय प्रोडक्ट रेडी करते हैं, दैट इज CO2, वो प्लांट्स को बच्चा इन्फ्लुएंस करते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं राइट। सो देखो, एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं, दोनों ही बायोटिक में आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दी minute creatures
और वी कैन से माइक्रो एनिमल्स, राइट, माइक्रोक्यूल जैसे बैक्टीरिया, फंगस, दोज वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आईज, राइट, एंड दोज आर इंपॉर्टेंट। यू नो बच्चों, अगर हम बात करें किसी भी डेड बॉडीज की, राइट, जैसे हम एक इंसान मर जाते हैं या फिर जंगलों में जब जानवर मर जाते हैं, आखिर वो वापस से मिट्टी में, इन्वायरमेंट में कैसे मिक्सड हो जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बच्चा, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो ये पूरी की पूरी दुनिया एक डेड बॉडी की पहाड़ बन जाएंगे, राइट। सो विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देयर वुड बी नो डिकम्पोजिशन, राइट। सो डिकम्पोज करने के लिए, डिके करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट बट दे फॉल अंडर बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक एंड बायोटिक, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, राइट। आई होप आपको ये याद रहेगा। सो वापस से देखते हैं, एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे सराउंडिंग्स को ही हम एनवायरमेंट कह रहे हैं बच्चों, और उस सराउंडिंग्स का हिस्सा लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही चीजें हैं जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, राइट। सो देखो, आगे कॉन्सेप्ट बहुत है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड। बस ये पॉइंट्स आप लोग याद रखें कि ये जो कंपोनेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट। यू सी, आई होप यू आर बीइंग एबल टू सी दिस। सी, so these are the non-living physical and chemical elements of the environment that influence life within the ecosystem. They include, so we are talking about abiotic components. so अभी हम डिटेल्स में बात करेंगे abiotic और biotic components के बारे में। देखो, अगर हम बात करें abiotic components की तो उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले बच्चों, if we can see, this is inorganic substances। बच्चा, inorganic substances क्या है? देखो, अगेन पहले वाले चैप्टर में जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे, वहां पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक से हमें ये पता चला था जिसमें हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, दोनों के बॉन्ड नहीं है, और ऑर्गेनिक में हमें ये पता चला जहां पर दोनों के बॉन्ड्स होते हैं, राइट। सो बच्चा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में देखो, एलिमेंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस along with their compounds। देखो, ये जो हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन बात कर रहे हैं, इनके जब कंपाउंड्स बनते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये एसेंशियल एबायोटिक बेस है हमारे सिस्टम का, राइट। सो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट का बच्चा हिस्सा है। These are also non-living but important. Without that we are not going to survive, right? Next we have physical environment। बच्चा, physical environment की बात करें, so they consist of fundamental nature resources such as air, water and soil। तो बच्चा, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हम देख रहे हैं, एयर, वाटर, सॉइल, दोज आर इंपॉर्टेंट एंड पार्ट ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट। चलो आगे देखते हैं बच्चा, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। देखो, कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब सोचो कि आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां धूप नहीं निकलता, आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां बारिश नहीं होती। डोंट यू थिंक दैट इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर लाइफ? एब्सोल्युटली। देखो, बारिश, पानी, sunlight, those are very important, right? And those are essential which is required for a plant to survive, even हमारे लिए भी, क्योंकि प्लांट जिंदा नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। So बच्चा, they involve conditions like sunlight, right, temperature, humidity, rainfall and wind। Additionally, soil related edaphic factors such as pH, जो सॉइल में जो pH वैल्यू है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, वो भी सारे इंपॉर्टेंट। ऐसे तो नहीं है कि एसिडिक है, ऐसा तो नहीं है ज्यादा न्यूट्रल है, सो वो बैलेंस भी, pH भी होना जरूरी है। बच्चा, मिनरल कॉम्पोजिशन, सबस्ट्रेट टाइप एंड ट्रोपोग्राफी आल्सो फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सो देखो, यहां पे हमें समझना क्या है, अगर हम बात करें, लेट्स यूज अ हाइलाइटर। आई होप दिस इज द हाइलाइटर। नो, ओके। So if we talk about, yeah, so highlighter ले लिया, मैं इसको रेड से हाईलाइट करूं, really sorry। चलो, कोई नहीं। सो क्लाइमेटिक फैक्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो, हमने तीन चीजें पढ़ ली ना, नंबर 1 इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। सो बच्चा, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स के ये भी हिस्से हैं एंड दे आर इंपॉर्टेंट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव बायोटिक कंपोनेंट्स। बच्चा, बायोटिक कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स।
देखो जब हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, दे सिंथेसाइज द फूड, जैसे कि ग्रीन प्लांट, सम ब्रू ग्रीन एल्गे. सो ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रीन प्लांट्स, some algae that make their own food from carbon dioxide, that is inorganic substances, and water using sunlight and chlorophyll. So ये खुद के खाना खुद बनाते हैं and we call it producers. The producers are the part of biotic components. Let's talk about the consumer. Consumer animals that depends upon plants or other animals for food. They may be herbivores, carnivores and omnivores. बच्चा ये भी हमने अपने पहले चैप्टर में देखा है, herbivores जो कि सिर्फ और सिर्फ पौधों पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल पे. आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड. अगर हम बात करें कार्निवोर्स की तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, फ्लैश पे डिपेंड होते हैं जिंदा रहने के लिए. ओमनिवोर्स लाइक अस वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पे डिपेंड कर रहे होते हैं. तो ये तीनों कैटेगरी बच्चा कंज्यूमर्स में आता है. देखो ये टर्म्स क्यों हमें जानने जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, वहां पर ये टर्म्स यूज होने वाले हैं. सो प्लीज जस्ट फोकस. तो प्रोड्यूसर समझ में आ गया आपको, कंज्यूमर समझ में आ गया. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स जो कि बच्चा डिकम्पोज करेंगे, डिके कर देंगे किसी चीजों को. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड वेस्ट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ के सिंपल सब्सटेंस में बदले, लेकिन इनका जो डाइजेशन होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, जिसके वजह से जो खाना है वो बाहर डाइजेस्ट हो जाता है बच्चों. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सो ये तीनों ही कैटेगरी बायोटिक कंपोनेंट्स के हैं, राइट. चलो आगे नेक्स्ट यहां देखो, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज इकोसिस्टम, राइट. जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो 100% आपको ये दिमाग में तो आ ही गया होगा कि हम किसके बारे में बात करें. देखो इकोसिस्टम आपने सुना होगा कि जंगल का एक अपना इकोसिस्टम है, नदियों की एक अपनी इकोसिस्टम है, एक्वेरियम का अपना एक इकोसिस्टम है, जो क्रॉप फील्ड है उसका अपना एक इकोसिस्टम है, जहां वो अपने हैबिटाट में एक प्रॉपर तरीके से अपने सर्वाइवल जो है उसको अचीव कर रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के. उन्होंने नेचर क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लिया है. सो इकोसिस्टम इज नथिंग बट इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया. सो एक पर्टिकुलर एरिया पे कोई एक ऑर्गेनिज्म जब अपना हैबिटाट बना लेता है, एक हैबिचुएटेड हो जाता है रहने के लिए, राइट, तो उसे हम लोग इकोसिस्टम बच्चा कहते हैं. इकोसिस्टम दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. देखो यहां पे समझो, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया कि भैया लिविंग थिंग्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब उसे इकोसिस्टम कहते हैं. नाउ दिस डेफिनेशन यू कैन नोट इट डाउन. देखो जो मैं यहां पे पॉइंट्स बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, यू कैन नोट इट डाउन एंड इससे आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे. एट द सेम टाइम यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड क्रैक ऑल द क्वेश्चन. सी, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है. अगर हम कॉन्सेप्ट ही ना समझे देन प्रॉब्लम होने वाला है. तो बच्चा कॉन्सेप्ट समझो. सो इकोसिस्टम सोचो कि जहां आप जिस सोसाइटी में आप रहते हो सकता है कि आप वैली में रहते हो सकता है कि आप माउंटेन में रहते हो सकता है कि आप डेजर्ट के अराउंड रहते हो. तो आपको पता है ना कि आप किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हो. देखो अगर हम बात करें ऐसे जगह की जहां पे पानी की बहुत कमी है, तो आपको पता है ना कि आपका जो इकोसिस्टम है वो आपको किस तरीके से रखना है, आपको अपने आप को कैसे सर्वाइव करना है. पानी की कमी है, वहां पर अगर हमको वेजिटेशन करना है, वहां पर अगर हमको एग्रीकल्चर करना है, तो हमको मे बी ड्रिप सिस्टम का यूज करना पड़े. तो आप अपने एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेते हो, राइट. एंड दैट इज व्हाट इकोसिस्टम. जंगल की हम बात करें, वहां पर लोगों की जरूरत ही नहीं होती. वहां पर खुद ब खुद चीजें चल रही होती. प्लांट्स है, उससे फ्रूट्स निकलेंगे, वही फ्रूट्स गिर जाएंगे, या फिर कोई बर्ड्स या एनिमल्स उस फ्रूट्स को खा करके कहीं फेंक देगा, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेट कर जाएगा और फिर पूरे जंगल में जो है कि प्लांट्स भर जाएंगे. सो बच्चा ये जो सारी प्रोसेसेस है वो अपने अपने इकोसिस्टम में होता है. तो नदियों का, जंगलों का, इंसानों का, सबका अपना एक इकोसिस्टम है. तो उसी तरीके से बच्चा इकोसिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. देखो नेचुरल इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर ह्यूमंस का एनवायरनमेंट नहीं होता. जैसे कि हम बात करते हैं जंगल, जैसे हम बात करते हैं ओशन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, यहां ह्यूमन बींग्स नहीं बना रहे होते. कुछ पॉन्ड्स की बात करिए, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स भी होते हैं जहां पर लोग फिशरी के लिए, है ना, आपके पाइसिकल्चर के लिए ये सारी चीजें कर रहे होते. लेकिन हम नेचुरल की बात कर रहा हूं, लेक्स, रिवर्स, ओशन, सीज,
यहां पर लोगों का कुछ इंफ्लुएंस नहीं है, यहां पर खुद ब खुद ये चीजें प्राकृतिक तौर पे हो रही है, एंड वी आर कॉलिंग इट नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल जहां पर ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट है बच्चों। इमेजिन करो तुम्हारे घर के बाहर या फिर तुम्हारे घर के छत पे आपने एक छोटा सा गार्डन बना रखा है, एंड दैट गार्डन और द एक्वेरियम विच यू हैव मेड इज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सोचो जंगल में कुछ प्लांट्स का अरेंजमेंट ही नहीं होता, कहीं पे आम के पेड़ है, कहीं पे लीची का पेड़ है, कहीं पे कोनिफेरस प्लांट्स है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। बट व्हेन यू टॉक अबाउट ऑर्चर्ड्स, व्हेन यू टॉक अबाउट गार्डन, व्हेन यू टॉक अबाउट क्रॉप फील्ड्स, वहां पर हम एक टाइप के क्रॉप लगाते हैं या फिर वैरायटीज ऑफ क्रॉप लगाते हैं, लेकिन उसमें सीक्वेंस होता है, पानी देने का एक टाइम होता है, अलग तरीके से हम फर्टिलाइजर्स दे रहे होते हैं, वो पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंडेंट ही नहीं है बच्चा। दो इट्स नेचुरल बट द प्रोसेस, द होल सिनेरियो इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग, so that's the reason we are calling it artificial ecosystem. So now let us understand individually what is natural and artificial ecosystem. See, next we talk about ecology. Now ecology is very important. Why? Because ecology के अंदर में ही बच्चे ये सारी चीजें आ रही है। So ecology is the study of how living things interact with each other and with their surroundings. तो देखो इकोलॉजी का मतलब ही है जब हम एक डिटेल स्टडी कर रहे होते हैं कि किस तरीके से बच्चा जो लिविंग थिंग्स है इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ अपने सराउंडिंग्स में। देखो जहां आप रहते हो आपको पता होगा कि आपके आसपास पेड़ पौधे नदियां बहुत सारी चीजें, आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हो, वही है बच्चा इकोलॉजी जब हम इसको पढ़ाई करते हैं। नाउ इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर इन द एनवायरनमेंट। और बच्चे जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो यहां हमें यह भी समझ में आता है कि किस तरीके से ये पेड़ पौधे सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, किस तरीके से हम सरवाइव कर रहे हैं। द रीजन इज इकोलॉजी, वी गेट टू नो दैट हाउ वी आर इंटरेक्टिंग एंड लिविंग राइट इन द एनवायरनमेंट। नाउ इमेजिन करो बच्चा एक पॉन्ड को, वहां पे फिश है, फ्रॉग्स है, इंसेक्ट्स है, प्लांट्स है, एंड इवन टाइनी बैक्टीरियाज आर देयर, ऑल शेयर द सेम स्पेस and depend on each other for food. Hey, now अगर आप एक छोटे से पॉन्ड को इमेजिन कर रहे हो, वहां पर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं एक ही जगह पे और एक दूसरे को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, राइट? जैसे सोचो कि अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, प्लांट जैसे इंसेक्ट्स की तो फ्रॉग उसको खा ले रहा है, राइट? अगर टैडपोल्स होंगे छोटे तो कुछ फिशेस में भी उसको खा लेंगी, राइट? अगर प्लांट्स है, अगर एक्वेटिक प्लांट्स है तो उस पर भी कुछ फिशेस निर्भर कर रही होती हैं। बैक्टीरियाज, अगर कुछ एनिमल्स मर गए, कुछ सड़ा गला है तो उसको वो खत्म कर देगा। सो कहीं ना कहीं सारे सेम स्पेस तो शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को फूड भी शेयर कर रहे हैं बच्चा। देखो स्पेस डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड, शेल्टर एंड सर्वाइवल। तो शेल्टर के लिए, फूड के लिए, जीने के लिए बच्चा ये सारे एक दूसरे को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। सो हमें क्या पता चला भाई, इकोलॉजी शोज अस दीज रिलेशनशिप एंड हाउ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट ऑल लिविंग थिंग्स। फिर से देखो, फिर से समझो, इकोलॉजी क्या दिखा रहा है, ये हमें बता रहा है रिलेशनशिप एंड हाउ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट। ये जो रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और अगर इनमें से कोई भी एक चेंज हो रहा है उसकी वजह से पूरे एनवायरनमेंट में कैसे चेंज आता है, वो हमें समझ में आता है बच्चा इकोलॉजी पे, राइट? सो इकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसके हम डिटेल्स में भी जा सकते हैं ना, जस्ट बिकॉज दिस इज अ वन शॉट लेक्चर, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ओनली द इंपॉर्टेंट थिंग, and the rest definitely you can see in the videos those we have made where a proper and detailed explanation is there, and that takes time, maybe एक chapter 2 दिन चला जाए, right? I'm talking about 2 to 3 hours. चलो आगे बात करते हैं। Next you see this is the natural ecosystem, जैसे forest, grasslands, deserts, aquatic ecosystems, mountains, tundra, wetland, coral reef, राइट, रिवर्स, ओशंस। बच्चा ये सारे के सारे एग्जाम्पल है हमारे नेचुरल इकोसिस्टम के। देखो यहाँ पे एक फोटो भी दिया गया है, जंगल है, नदियां है, इफ यू कैन सी। सो नेचुरल इज नेचर का बनाया हुआ, जहां पे ह्यूमन बींग्स का एनवायरनमेंट नहीं है बच्चों, राइट? दिस एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ यू कैन सी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे क्रॉप फील्ड, जैसे आपने गेहूं का खेत बनाया है, उसमें गेहूं बोए हैं तो बच्चा वो आर्टिफिशियल है। जो गार्डन आप बनाते हो वो भी आर्टिफिशियल है, ठीक है? टेरारियम, दिस इज ऑल्सो आर्टिफिशियल। ग्रीन हाउस आर्टिफिशियल,
जू आर्टिफिशियल, एक्वेरियम आर्टिफिशियल, फिश फार्म आर्टिफिशियल, डैम्स हम बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, पानी को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वेटलैंड्स, जू 2 बार हो गया है। ये सारी की सारी चीजें बच्चा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का हिस्सा है। नाउ आपको लिस्ट करना है कि आपके आसपास क्या आपने कोई आर्टिफिशियल इकोसिस्टम देखा है? अगर देखा है तो प्लीज सोचिए और उसको नोट डाउन कीजिए। देखो, जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अपने सराउंडिंग्स को भी थोड़ा सा इमेजिन करके देखना पड़ता है कि हमारे आसपास ऐसा क्या है जो आर्टिफिशियल है, जो बनाया गया है। तो आप वहाँ पे वो एग्जांपल्स दे सकते हो बच्चों, एंड देयर यू विल गेट गुड मार्क्स, राइट। चलो आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज अ फूड चेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फूड चेन क्या है? देखो, फूड चेन को समझने से पहले हमें बस इतना समझना है कि पूरे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ना सोचो कि हमें खाना कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। देखो, हमें खाना मिलता है प्लांट से, क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं। प्लांट से हम खाना लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। होता क्या है, जो हर्बीवोर्स होते हैं या जो ओमनीवोर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, और प्लांट जो खाना बना रहा है वो सनलाइट से आ रहा है। तो सन की एनर्जी का यूज करके प्लांट इज मेकिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये खाना बना के वो अपने बॉडी में स्टोर करता है। नाउ हम ह्यूमंस जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं उससे जो प्लांट के अंदर फूड और एनर्जी स्टोर्ड है वो हमारे बॉडी में आता है, राइट। और हर्बीवोर्स की बात करें, दे आल्सो ईट द ग्रीन प्लांट्स, तो उनके बॉडी में भी बच्चों प्लांट से डायरेक्ट वो एनर्जी आता है। यस और नो? नाउ think about an animal who are eating those herbivores. जैसे हम खुद herbivores को खा लेते हैं ना, इंसानों की बात कर रहा हूं हम, मतलब I'm a vegetarian. I'm talking about any person or any animal who is eating those animals or herbivores. जैसे कि lion हो गया, tiger हो गया, human beings you can give example. Those eat herbivores. तो देखो, प्लांट से एनर्जी आ गया herbivores में, और फिर वही एनर्जी जो प्लांट का था इनडायरेक्टली लायन के अंदर, टाइगर के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स लायन टाइगर उसे कंज्यूम करेंगे। नाउ इमेजिन ह्यूमन बीइंग इज हंटेड बाय एन लायन, तो ह्यूमन बींग को कोई खा लिया, फिर लायन को कोई खा लिया, तो उनके बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगा बच्चा वो दूसरे के अंदर चला जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रेयरली होता है कि लायन को कोई खा रहा है, लेकिन आप देखोगे जब लायन मर जाते हैं या फिर बहुत वीक हो जाते हैं तो हाइनाज एंड ऑल वल्चर्स आकर के उन्हें खा सकते हैं। सो ये टर्शरी में पढ़ते हैं लेवल में, हम लोग आगे देखेंगे। तो फूड चेन का मतलब क्या हुआ कि भैया एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, या दूसरा ट्रॉपिक का लेवल का ऑर्गेनिज्म पहले वाले ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। तो इट इज बेसिकली अ चेन ऑफ फूड और द ऑर्गेनिज्म वेयर वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, राइट। सो देखो, अ फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ईच डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड। बच्चा, फूड चेन क्या है? इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ईच डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड। नेक्स्ट, दिस चेन शोज हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। और इस चेन से हमें यह पता चलता है कि कैसे जो एनर्जी है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जाती है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट अस अंडरस्टैंड। सी, अगर आप यहां पर देख पा रहे हो कि हमारे पास बच्चों प्लांट्स है, इस प्लांट्स को खाता है ये ग्रास हॉपर। इस प्लांट को कौन खा रहा है? ये ग्रास हॉपर खा रहा है, दिस इज ग्रास हॉपर। अब बच्चा, ये यहां पर मान लो, एग्जाम्पल ले लो कि ये जो एनर्जी है पौधे में आ रही है वो सन से आ रही है, राइट। तो सन का सिर्फ और सिर्फ 1% लाइट का यूज करके, एनर्जी का यूज करके ये बनाता है बेटा फूड। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लांट। और प्लांट में फूड स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड फूड होता है। अब ये जो भी स्टोर्ड फूड है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि बच्चा ये 10,000 किलो जूल इज द एनर्जी इसके पास स्टोर है, राइट। तो बेटा ग्रास होपर क्या कर रहा है? ग्रास होपर खा रहा है इसी पौधे को। तो बेटा इससे जो एनर्जी है ना उसकी बस 10% एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। इसके बारे में हम आएंगे। होता क्या है बच्चों, जब एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर खाना बनाता है जैसे प्लांट्स, तो उसे पूरे बॉडी के अंदर वो स्टोर करता है, और जब दूसरा ऑर्गेनिज्म उस पौधे को खाता है
तो वहां पर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जो प्लांट्स की एनर्जी थी वो स्टोर होती है। लेकिन डिफरेंस ये है और चमत्कार की बात ये है, द ओनली थिंग इज दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। मतलब ये जो पौधे के अंदर जितना भी एनर्जी था उसका बस 10% ही इस ग्रास होपर के पास जा पाएगा, बाकी 90% जो होता है बच्चा वो नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चा ये लॉस्ट हो जाएगा एनर्जी बिकॉज ऑफ मेनी मैकेनिज्म ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ द फूड। तो फूड खाना हीट के वजह से, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, राइट, वहां हमें ये पता चलता है कि भैया जो एनर्जी जो है वो लगभग अच्छा खासा एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू हीट। देखो हम एनर्जी बॉडी के अंदर बना रहे हैं, खाने को डाइजेस्ट कर रहे, चबा रहे, इन सारी चीजों में जो हीट प्रोड्यूस होता है उसके वजह से सारे के सारे एनर्जी यूटिलाइज होकर वेस्ट हो जाते हैं बच्चे। जैसे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, तो वो स्टोर थोड़ी ना, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो बचा है वो उस एनर्जी से बच्चा सिर्फ 10% बचा है, तो इसका 10% कितना होगा 10,000 का, सो इसमें 1000 किलो जूल बच जाएगा। अब सोचो कि इस इंसेक्ट को खाया इस फ्रॉग ने, तो बच्चा इसका 10% आ जाएगा, तो 1000 का 10% बच्चा, इसमें 1000 किलो जूल एनर्जी बच गया। अब फ्रॉग को खा लेता है ये स्नेक, तो स्नेक में इसका 10% एनर्जी स्टोर्ड होगा, वो है बच्चा 100 का 10% इज 10। अब इस 10 का जो बचा वो आउल के पास गया, तो लगभग 1% के आसपास जो है आउल के पास एनर्जी गया। तो पहला चीज जो हम यहां से सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कि जो फूड है वो एक ऑर्गेनिज्म से, जैसे प्लांट से गया ग्रास होपर में, ग्रास होपर से गया फ्रॉग में, फ्रॉग से गया स्नेक में, स्नेक से गया आउल में। अगर हम लोग काउंट करें तो प्लांट को हम लोग रखते हैं नंबर 1 पे, ग्रास होपर को रखते हैं नंबर 2 पे, फ्रॉग को रखते हैं नंबर 3 पे, स्नेक को रखते हैं नंबर 4 पे। हे स्नेक, बच के रहना स्नेक से। एंड 5 हम आउल को रखते हैं। सो देखो ये पहला ट्रॉपिक लेवल है, मान के चलो ये पहला ट्रॉपिक लेवल है जिसे हम लिख सकते हैं T1, इसे हम लोग लिख सकते हैं T2, इस तरीके से हम आगे लिख सकते हैं T3, T4, राइट। तो देखो यहां पर जो फूड चेन दिख रहा है लगभग 1 2 3 4 5 ऑर्गेनिज्म यहां पे दिख रहे हैं हम लोगों को, और जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल है। कैसा है वो, कैसा है बेटा, यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि जो सनलाइट से जो एनर्जी आई ना बेटा वो वापस सन में नहीं जाएगी, ये एक ही डायरेक्शन में आ रही है। तो सन से आया प्लांट में, प्लांट से बेटा देखो आया ग्रास होपर में, ग्रास होपर से आया फ्रॉग में, फ्रॉग से गया स्नेक में, स्नेक से गया आउल में। ऐसा नहीं होगा कि आउल से वापस स्नेक में आएगा एनर्जी, बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट। सो ये है बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। और यहां पर हम लोगों ने एक और चीज देख लिया बच्चा, 10% लॉ भी देख लिया, जो एनर्जी फ्लो है उसका बस 10% ही पास होता है, बाकी 90% लॉस्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हीट, राइट। सो यहां पर क्या हुआ, एनर्जी आपके हर एक ट्रॉपिक लेवल के साथ डिक्रीज करता गया। शुरू हुआ था 10,000 से, बच गया यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1। सोचो कम हो गया ना बच्चा। सो यहां पर जो फूड चेन है उसमें सबसे टॉप में यहां पर हम लोगों को नजर आ रहा है आउल, लेकिन आउल के पास बच्चे सबसे कम एनर्जी है, बस 1% ही बचा है। तो 10,000 का बस 1, तो 1 किलो जूल इसके पास एनर्जी बचा। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। और एक बात याद रखना कि जितने बेस में हम टॉपिक लेवल को देखेंगे उसमें नजर आएगा कि ज्यादा ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि सबसे ज्यादा आपको पौधा नजर आएगा, इंसेक्ट्स ज्यादा नजर आएंगे, फ्रॉग ज्यादा नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आउल्स आपको कम नजर आएंगे, लायन आपको कम नजर आएंगे, वल्चर्स आपको कम नजर आएंगे, फॉक्स आपको कम नजर आएंगे। जो लास्ट वाले में होते ट्रॉपिक लेवल में उसमें कम आते, इसको हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे बच्चों। सो ये है हमारा फूड चेन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है और अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन बात यहां पर सिर्फ 10% एनर्जी की है जो कि ट्रांसफर हो रहा है। और ये यूनिडायरेक्शनल, याद रखना कि फूड चेन जो है, जो एनर्जी फ्लो है, वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी फ्लो। बच्चों एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल। तो ये यूनिडायरेक्शनल है, बस एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो बच्चा आप भी एग्जाम तक अभी एक ही डायरेक्शन में चलो, इधर तो मत को मत,
राइट, लेकिन आपकी एनर्जी कम नहीं चाहिए, आपकी एनर्जी बढ़ती रहनी चाहिए, राइट। चलो, सो आई होप कि आप लोगों को ये एक एग्जाम्पल समझ में आया। आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर वापस से हमारा जो एनर्जी ट्रांसफर है फूड चेन का, जो मैं आपको समझाने की कोशिश की, देखो सबसे नीचे होता है प्रोड्यूसर्स, T1 लिख दिया, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर के पास अगर 10,000 जूल एनर्जी है, राइट, सो बच्चा प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खाता है ना। अब उसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा लेगा। उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खा लेगा। तो इस तरीके से बच्चा हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कहीं ना कहीं खा रहा है, कहीं ना कहीं खा रहा है। लेकिन जो एनर्जी ट्रांसफर है बेटा, उसका बस 10% ही जा रहा है, देखो 10% ही जा रहा है। तो प्रोड्यूसर के पास 10,000 था, टर्शियरी कंज्यूमर के पास सिर्फ 10 जूल बचा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस तरीके से जो पिरामिड है भी बना सकते हो, ठीक है, और फूड चेन बता सकते हो। दिस इज T1, तो दिस इज प्राइमरी और वी कैन से प्रोड्यूसर। दिस इज T2, इसे हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों कह रहे हैं बच्चों, समझो, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब है जो प्राइमरीली प्लांट्स को ही खा रहा है, वो किसी और डायरेक्ट ले रहा है, मतलब वो फूड प्लांट से ले रहा है, मतलब कंज्यूमर को खा रहा है, इसीलिए इसको प्राइमरी बोला है। नेक्स्ट आते हैं बच्चा हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड देन वी हैव टर्शियरी कंज्यूमर्स, राइट। तो 1 2 3 4 फूड चेन में आप लोग देखोगे लगभग 3 से 4 फूड चेन आपको दिखेगा, या कभी कभी हम लोगों को है 3 से 5 का भी दिख जाता है। जैसे अभी एग्जांपल पहले दिया था 5 ऑर्गेनिज्म का, तो यहां पर देखो 1 2 3 4 लेवल है। जितना ज्यादा फूड चेन बड़ा होगा उतना कम एनर्जी ट्रांसफर होगा बेटा, जितना छोटा उतना अच्छा, है ना। कभी कभी फूड चेन खत्म हो जाता है, जैसे प्लांट है, प्लांट को हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स को हमने खा लिया, कहानी खत्म, हमें कोई नहीं खा रहा, वहीं पे कहानी खत्म हो गया। तो हमारा एक फूड चेन बन गया 3 लेयर्स में, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। व्हाट इज 10% लॉ? बच्चों ये आप लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि क्या है ये। इफ यू कैन सी, इट वॉज पुट फोर्थ बाय लिंडमैन 1942। इट इज ऑल्सो टर्म एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो कि मैंने आपको बताया, और इसे हम लोग कह सकते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर ट्रॉपिक लेवल इज नेवर 100%, कभी भी 100% बेटा नहीं होता, नेवर। इट इज सो बिकॉज मोस्ट ऑफ एनर्जी गेट्स लॉस्ट एज हीट इन द एनवायरमेंट ड्यूरिंग ईच ट्रांसफर। जब भी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा है तो उसमें बेटा 90% एनर्जी लॉस्ट हो जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10% ही दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि भैया इन्वायरमेंट मतलब हीट जनरेट हो रहा है। ऑन एन एवरेज अबाउट 10% ऑफ एनर्जी इज एक्चुअली अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो बस 10% ही बचेगा। मतलब बोलने का ये मतलब है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक एनिमल्स की जिसे हम कंज्यूम करना चाह रहे हैं, वो अपने बॉडी में जो भी स्टोर करके रखा है वो पहले वाले ऑर्गेनिज्म का बस 10% है, राइट। सो दिस इज दी 10% लॉ। बच्चों इसको नोट डाउन कर लो। इफ यू वांट टू टेक एनी स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। सो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लो, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात कर लेते हैं। बेटा ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने अभी तक बताया है वही है। अब यहां पर देखो मैं आपको रीड करके भी दिखाता हूं। द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट has been extensively studied and it's been found that, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सबसे पहले जो हमने पढ़ा, ग्रीन प्लांट्स कैप्चर अबाउट 1% ऑफ सनलाइट, जो मैंने आपको बताया, एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। तो बेटा देखो सनलाइट से फूड एनर्जी में बदल दिया। नेक्स्ट, व्हेन ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स मच एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, तो एनर्जी लॉस्ट हो जाता है हीट में। सम इन डाइजेशन, देखो कैसे हीट लॉस, डाइजेशन में, वर्क में, एंड अबाउट 10% इज स्टोर फॉर द नेक्स्ट लेवल, और सिर्फ 10% ही बच्चा नेक्स्ट लेवल के लिए होता है। ऑन एन एवरेज ओनली 10% ऑफ एनर्जी पासेस टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल। नेक्स्ट, फूड चेन्स यूजुअली हैव 3 to 4 स्टेप्स बिकॉज एनर्जी लॉस इज वेरी हाई, क्योंकि बेटा एनर्जी बार बार लॉस हो रहा है तो इसलिए फूड चेन 3 से 4 स्टेप का काफी है। 5 स्टेप्स के हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन आपको रेयरली दिखने को मिलेगा, ज्यादातर आपको 3 से 4 ही दिखने को मिलता है। जरूरी नहीं है जो स्टेप मैंने बताया वैसे ही होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्ट प्लांट को ग्रास ओपर ने खाया और ग्रास ओपर को डायरेक्ट किसी एक एनिमल ने खा लिया, इंसेक्ट ने, उसको किसी ने नहीं खाया, तो ऐसा भी चलता है कभी कभी।
नेक्स्ट, मोर इंडिविजुअल्स आर फाउंड एट लोअर ट्रॉपिक लेवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, विथ प्रोड्यूसर्स बीइंग द मोस्ट नंबर्स, तो प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा नंबर्स में है, न्यूमरस यू कैन से ज्यादा नंबर। यहां पे देखो फूड वेब क्या है ना, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, फूड वेब इज बेसिकली वेयर डिफरेंट फूड चेन्स इंटरेक्ट टुगेदर। तो मान के चलो कि हमारा एक अलग फूड चेन है, एक ग्रास ओपर का अपना एक अलग फूड चेन है, एक हर्बीवोर्स का अपना फूड चेन है, एक कार्निवोर्स का अपना फूड चेन है, सबका अलग अलग फूड चेन है, तो कहीं ना कहीं वो दिखने में एक जाल जैसा दिखता है। तो बच्चा फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, दिस इज इंटरकनेक्टेड, food chains are interconnected as one organism may be eaten by many other। जैसे पौधे को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं ना बच्चा, इसी तरीके से जैसे एक बकरी है उसे शेर भी खाता है, एक लायन खा लेता है, टाइगर खा लेता है, एक इंसान खा लेता है, दूसरे कोई और जानवर खा लेंगे, तो इस तरीके से अलग अलग जानवर खाते हैं। दिस नेटवर्क ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज फूड वेब, इसी को हम लोग फूड वेब कहते हैं। तो एक जाल जैसा दिखता है हम लोगों को, राइट। चलो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट इट डाउन कि आखिर सर फूड चेन का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम बात करें फूड चेन की सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक एक करके समझते हैं। नंबर वन, बच्चा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, हमें समझ में आ गया कि जो एनर्जी ट्रांसफर है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है। दूसरा, शो दी इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम, हमें फूड चेन से ये भी दिखता है, ये समझ में आ जाता है इंटरडिपेंडेंस कैसे एक लिविंग कंपोनेंट दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा, हेल्प इन नेचुरल पॉपुलेशन कंट्रोल थ्रू फीडिंग रिलेशनशिप, तो बच्चा फीडिंग रिलेशनशिप की वजह से ये पॉपुलेशन कंट्रोल भी होता है। सोचो कि शेर ज्यादा है और हिरन नहीं है तो भी दिक्कत है, हिरन ज्यादा हो गए शेर कम है तो भी दिक्कत है। तो सबको बैलेंस करने के लिए बच्चा ऐसा बनाया गया। क्यों हिरन को शेर खाएगा, एक तो उसका पेट भर जाएगा, दूसरा पॉपुलेशन कंट्रोल में भी होगा। तो इट्स लाइक सेम थिंग। तो नेचर आपके अकॉर्डिंगली नहीं, अपने अकॉर्डिंगली चल रहा होता है, भले हमें अच्छा लगे खराब लगे, लेकिन दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, राइट। सो नेक्स्ट, इनेबल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू डिकम्पोजिशन, वापस से जब हम मर जाएंगे और वो सॉइल में मिक्सड अप हो जाएंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में चले जाएंगे। तो बच्चा इसका रिसाइकलिंग हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, राइट। नेक्स्ट वी सी मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन नेचर, तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, ज्यादा जानवर हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा प्लांट्स हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, सबको बैलेंस में रखना है। इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट, फूड चेन इज इंपॉर्टेंट रोल, राइट। नेक्स्ट, हेल्प इन स्टडिंग द मूवमेंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, ये टॉपिक मैं आपको बताऊंगा अभी कि होता क्या है। होता क्या है कि बच्चा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है ना, इसको थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। देखो यहां पर हमारे पास ये ट्रॉपिक लेवल 1 है, ये ट्रॉपिक लेवल 2 है, ये ट्रॉपिक लेवल 3 है एंड दिस इज T4। हमने ये बोला कि सर जो एनर्जी है यहां से यहां जा रहा है 10%, फिर इसका 10%, फिर इसका 10% यहां पे जा रहा है ना, तो यहां पर जो है वो कम होते जा रहा है ना, यहां पर कम होते जा रहा है, यहां पर लेस हो रहा है और वी कैन से डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन की, अगर हम लोग बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन की, बेटा बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस। तो मान के चलो कि तुमने यहां पर T1 पे पेस्टिसाइड्स दिया है, तुमने यहां पर पेस्टिसाइड्स दिया है। पेस्टिसाइड्स क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से ये डिकम्पोज नहीं होगा। तो आपने अगर इस प्लांट्स में, यहां पे प्लांट्स है बच्चा, ध्यान से समझना इसको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्लांट्स में पेस्टिसाइड्स दिया, अब इस प्लांट का जो पेस्टिसाइड्स था वो इसमें चला गया, क्योंकि इस वाले ऑर्गेनिज्म में ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है इसने प्रोड्यूसर को खाया, तो इसके बॉडी के अंदर वही पेस्टिसाइड जमा हो गया। अब इस ऑर्गेनिज्म T3 वाले ने T2 को खाया, तो यहां से इसमें जमा हो गया, तो धीरे धीरे यहां पे हम लोगों को नजर आएगा इंक्रीज इन बायोमैग्निफिकेशन। जैसे जैसे बच्चा फूड का चेन ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको नजर आएगा कि भाई यहां पर बायोमैग्निफिकेशन ज्यादा हो जाएगा। यहां पे समझने के लिए वापस से हम लोग एक, चलो वहीं पे लिखते हैं ताकि हम लोगों को आसानी हो जाए समझने के लिए। आप लोग खुद आंसर करना। बच्चा सबसे पहले हमारे पास है प्लांट्स,
इसमें हम ग्रास ले सकते हैं। अब इसे खाया ग्रास होपर ने, अब इस ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया आउल ने। तो देखो हुआ क्या कि यहां से जो भी केमिकल्स था वो यहां पहुंचा, यहां से केमिकल यहां पहुंचा। अब स्नेक तो एक फ्रॉग नहीं खाएगा, बहुत सारे फ्रॉग को खाएगा, और आउल एक स्नेक को तो नहीं खाएगा, बहुत सारे स्नेक को खाएगा। तो बेटा हर एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये केमिकल सब्सटेंसेस जमा हो जाते हैं, और केमिकल सब्सटेंसेस जमा होने की वजह से हर एक ऑर्गेनिज्म में वो हाई होने लग जाता है। तो सबसे हाईएस्ट हमको लास्ट लेवल में दिखेगा ना, तो हमको यहां पर मैक्सिमम दिखेगा, तो यहां पर बायोमैग्निफिकेशन मैक्सिमम दिखेगा। बेटा देखो 10% में एनर्जी लॉस्ट हो रहा था, वो डिक्रीज हो रहा था हर एक ट्रॉपिक लेवल के साथ, लेकिन बायोमैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, हर एक ट्रॉपिक लेवल के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से आपको सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर कि भैया बायोमैग्निफिकेशन किस में ज्यादा होगा। तो बेटा जो लास्ट वाला ऑर्गेनिज्म होगा, जो कंज्यूम लास्ट में कर रहा है ना, वो ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से उसके बॉडी में ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इनसाइड अवर बॉडी, क्योंकि वो डिग्रेडेबल ही नहीं है तो हमारे बॉडी में बच्चा वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं बच्चा। इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो भैया कैसे मैटर और एनर्जी का फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम में। प्रोवाइड बेस फॉर कंस्ट्रक्टिंग फूड वेब्स, फूड वेब का बेस है हमारा फूड चेन। शोइंग इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, और इकोसिस्टम के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे नहीं है कि एक दो इकोसिस्टम है बेटा, हजारों इकोसिस्टम आपको नजर आएंगे, क्योंकि हजारों ऑर्गेनिज्म है एंड दे आर डिपेंडिंग ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया, राइट। बहुत आसान है बच्चों, एक बार एनसीईआरटी तो पढ़ोगे ही, लेकिन जितना पॉइंट्स मैं बता रहा हूं दैट इज अप्रोक्सीमेटली इन डिटेल, सो यस यू कैन डू दैट टू, राइट। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ओके सो ये हमने समझा बायोमैग्निफिकेशन। चलो नेक्स्ट हमारे पास ये सवाल है, दिस टेक इट एज ए होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व इट, राइट। सो व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स, भैया ट्रॉपिक लेवल्स क्या है। गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंस ट्रॉपिक लेवल इन इट। तो आपको बताना है ट्रॉपिक लेवल क्या है। ट्रॉपिक लेवल आप समझते हो ना कि एक जोन में एक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, उसे हम लोग ट्रॉपिक लेवल कह रहे हैं। एग्जाम्पल आप लोग दोगे फूड चेन का, एंड स्टेट द डिफरेंस ट्रॉपिक लेवल इन इट, और उसमें अलग अलग ट्रॉपिक लेवल को बताना, T1 T2, राइट। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि भैया डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करने के लिए होते हैं, और ये डेड बॉडीज को डिके करते हैं, सड़ाते हैं, जिससे वो वापस से सॉइल में मिक्सड अप हो जाते हैं, और यहाँ पर से सॉइल को एक बेनिफिट मिलता है कि उसके अंदर वापस से न्यूट्रिएंट्स ऐड भी हो जाते हैं, राइट। एट द सेम टाइम अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो पूरा जो वर्ल्ड है वो एक डेड बॉडी का ढेर बन जाएगा, एंड दैट इज नॉट राइट फॉर अस, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पर ये जो है फूड वेब है, आप देख रहे हो दिस फूड वेब, कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर बच्चा डिपेंड कर रहा होता है, एंड दिस इज द फूड वेब, राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सो यहां पर हमने फूड चेन और फूड वेब का डिफरेंस देखना है। लेट अस अंडरस्टैंड फूड चेन क्या है। द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन, राइट। तो क्या बोल रहा है भैया, सीक्वेंस बता रहा है, ईटिंग एंड बीइंग ईटन, एक तो खाना या फिर खुद को खाना बना देना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसे हम लोग कह रहे हैं फूड चेन। Whereas फूड वेब क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। अलग अलग फूड चेन जब इंटरकनेक्टेड कर रहे हैं उसे हम लोग फूड वेब कह रहे हैं। द नेटवर्क ऑफ फूड चेन डेवलप्स ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो भैया अलग अलग ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से एक रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, उसे हम लोग फूड वेब कह रहे हैं। तो अलग अलग फूड चेन का एक कनेक्शन। नेक्स्ट, इट इज हैविंग 4 to 5 पॉपुलेशन, दैट इज ट्रॉपिक लेवल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। बच्चा अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग लेवल होता है, लगभग 4 से 5, उससे ज्यादा हमें नजर नहीं आता। और यहां पर इट इज हैविंग न्यूमरस पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यहां पे बहुत सारी, क्योंकि मैंने आपको बताया हजारों लाखों ऑर्गेनिज्म और सबका अपना अपना फूड चेन है। तो आप सोच सकते हो हजारों लाखों फूड चेन हो सकते हैं। भैया इट इज अ पार्ट ऑफ फूड वेब, फूड वेब का ही पार्ट है फूड चेन, और इट कंटेन्स मेनी फूड चेन। फूड वेब मतलब बहुत सारा फूड चेन मिला के बन रहा है। नेक्स्ट देखो, फूड चेन डू नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। जो फूड चेन है बच्चा, डू नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये इंक्रीज करने में हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि फूड चेन मतलब खाना है ना, तो उसे बैलेंस करेगा, लेकिन इंक्रीज करने में तो हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ना फूड वेब हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो इसको समझो,
अगर कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज है तो उसको अगर कोई ऑर्गेनिज्म ना खाए किसी और को खा लेगा, उसको बचा के रखा जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि उसके बिना कोई मर जाएगा। जैसे हर्बीवोर्स बहुत सारे हैं, मान के चलो कि डियर अगर इंडेंजर्ड हो गया तो डियर की जगह गोट को खिला दिया जाएगा, शेर को। अगर गोट इंडेंजर्ड में आ गया तो भैया डियर को खिला दिया जाएगा। सो यू हैव ऑप्शंस, राइट। तो यहां पर पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज करवा सकते हैं हम इसमें, यहां नहीं, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ खाने की बात हो रही है, यहां पर बैलेंस भी करने की बात हो रही है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ आवर एक्टिविटीज इंपैक्ट द इन्वायरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो होता क्या है कि हम मनुष्य जो है वो बहुत सेल्फिश है। वो क्या है? बहुत सेल्फिश है, और इतने सेल्फिश हैं कि हम अपने भलाई के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, यू सी अराउंड अस, इफ यू आर लिविंग इन अ सिटी, you would be able to understand that how suddenly the people have developed. But this development is the real development. According to me, it's not. Maybe we are helping ourselves, or we are going towards luxurious life, but some of the other way we are damaging the environment. You see, if we want a proper, houses, or if we need development, in the name of development what we are doing, we are cutting down the trees, right? हम लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधों को काट दे रहे हैं। क्या ये सही है? कभी सोचा है? बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करें हमारे इन्वायरमेंट में बच्चा, फैक्ट्रीज, प्लास्टिक्स बन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स का यूज हो रहा है जो अच्छा नहीं है, और फिर उन सब जो बाई प्रोडक्ट्स है उसे हम लोग सी में, रिवर्स में डाल दे रहे हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन भी कर रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन भी हम करते हैं, एयर पोल्यूशन तो बोलो ही मत कि कितना ज़्यादा हो रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे आखिर हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बच्चों ये आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं, ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि किस तरीके से हम अपने नेचर को बैलेंस करके रख सकते हैं, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर नेचर। और किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने से पहले उसको समझना ज़रूरी है कि क्यों, ये रीज़न क्यों है प्रोटेक्ट करने का। एंड द रीज़न इज दैट वी ह्यूमन बींग्स आर डैमेजिंग द एनवायरनमेंट इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, राइट। सो डेवलपमेंट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन not on the sacrifice of environment. So environment is important, right? So यहाँ पर देखो, we are closely connected to our environment. Whatever we do leaves its mark. तो जो भी हम करते हैं बच्चा उसका छाप रह जाता है। While environmental changes affect our lives, our own actions often disturb nature too. तो ये nature को भी disturb कर रहा है। As seen earlier, human activities causes pollution, and in this chapter we will focus on two major issues, ozone layer depletion and waste disposal। तो बच्चा दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एक तो वेस्ट डिस्पोजल देखने वाले हैं और दूसरा ओजोन डिप्लीशन। तो वेस्ट और ओजोन, देखो होता क्या है, अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो वील नो इट्स लाइक अ ब्लैंकेट विच इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, राइट। सो द अल्ट्रावायलेट रेज नॉट कमिंग डायरेक्टली बट सम ऑफ द अदर वे, अल्ट्रावायलेट रेज द रीजन जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर बना है, वी कॉल इट O3, राइट। और नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट डिस्पोजल। तो भैया वेस्ट का कैसे डिस्पोजल करें, कैसे हम वेस्ट का मैनेजमेंट करें, ये भी हम लोगों को समझना है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस मोर 6 स्लाइड्स एंड देन वी आर डन। सो बच्चा सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ओजोन क्या है। सो ओजोन मतलब बच्चा O3, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। देखो बच्चा होता क्या है कि जो हमारे एनवायरमेंट में जो O2 होते हैं वो जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, और इतने ज्यादा ये बेसिक रिएक्ट कर सकते हैं कि बच्चा ये क्या होता है, जा करके दूसरे O2 के साथ ऐड होकर के बना देते हैं O3, है ना। ये क्या ऐड करते हैं, O3 बना देते हैं। एंड O3 इज पॉइजनस, हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, वी कैन नॉट इनहेल O3, वी विल डाई। सो ये बेसिकली क्योंकि ऊपर साइड में हो रहा है, और ये O3 बेसिकली एक लेयर बना देता है पूरे एटमॉस्फेयर के ऊपर, एक ब्लैंकेट जैसा। देखा गया कि भैया जो सनलाइट की जो यूवीज है और भी बहुत सारे रेज है उसको ये रोक रही है। लेकिन आए दिनों ये देखा गया कि ये जो लेयर है, जो एक मोटा सा लेयर है ओजोन का, ये धीरे धीरे बच्चा डिप्लीट हो रहा है, पतला हो रहा है, जिसके वजह से हम ओजोन होल भी बन रहा है, जिसके वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे धरती तक पहुंच रही है, और जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर, कैटरैक्ट का इशू होना और भी बहुत सारे डिजीज हो रहे हैं और इश्यूज हो रहे हैं एनवायरमेंट में, ठीक है। तो भैया टॉक्सिक एट ग्राउंड लेवल, O3 क्या होता है, टॉक्सिक एट ग्राउंड लेवल बट प्रोटेक्टिव इन अपर एटमॉस्फेयर। देखो O3 है तो पॉइजनस, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट कर रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, भैया शील्ड्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। तो ये पृथ्वी है, इसके अराउंड में इस तरीके से हमारे O3 का लेयर है जिसको हम लोग ओजोन कह रहे हैं, राइट। O3 का लेयर है जिसे हम लोग ओजोन कह रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बच्चा यूवी को रोक रहा है, यूवी को क्या कर रहा है, रोक रहा है।
अंदर तक नहीं जाने दे रहा, थोड़ा बहुत जा रहा होगा, उतना इफेक्ट नहीं करता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे डिप्लीट कर रहे हैं बच्चा, है ना, क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे डिप्लीट भी कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट, प्रिवेंट्स स्किन कैंसर एंड अदर हेल्थ। तो जब ओजोन लेयर है उसके वजह से भैया हम स्किन कैंसर से बच सकते हैं, दूसरे हेल्थ इन्वायरमेंटल डैमेजेस से बच सकते हैं, तो भैया इसे बचाना जरूरी। देखो होता क्या है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन क्या रहेगा, देखो यूवी रेज स्प्लिट ऑक्सीजन O2 इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम, जो मैंने आपको बताया, फ्री ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड विद O2 फॉर्म O3, तो इस तरीके से O3 बन रहा है। अब देखो ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे हो रहा है, कैसे जो एक मोटा सा लेयर था सर वो कैसे पतला हो गया और उसमें होल भी कैसे हो गया। देखो हुआ क्या, बेसिकली शार्प डिक्लाइन नोटिस इन दी 1980s के दौरान में देखा कि भैया ये जो ओजोन का लेयर है वो बहुत पतला हो रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम होने लगी थी, है ना, कॉज्ड मेनली बाय CFCs। तो बच्चा CFCs का मतलब क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता था, अभी भी मे बी यूज हो रहा होगा, लेकिन रेफ्रिजरेटर्स और एसीज में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बैन कर दिया गया है, कंपनीज को वार्न कर दिया गया है कि अगर आप ऐसा करोगे तो भैया आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, आपकी लाइसेंस कैंसिल कर दी जाएगी, राइट। सो जिसके वजह से बच्चा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से क्या होता था कि हमारे एनवायरमेंट में एक तो हीट भी बढ़ रहा होता और इसके वजह से बच्चा जो है O3 का फॉर्मेशन भी हो रहा था, राइट। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल एक्शंस इन 1987। तो UNEP लीड टू मॉन्ट्रियल राइट प्रोटोकॉल फ्रीजिंग CFCs प्रोडक्शन एट 1986 लेवल। तो जो मैंने कहा कि भैया ये सारे जो है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ऑल, इसको बैन कर दिया गया लगभग 1987 के टाइम में। सो 1987 के दौरान में राइट UNEP ने इसको बैन कर दिया ताकि ये आगे से यूज ना हो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा कुछ पॉइंट्स। आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज ओजोन। भैया ओजोन क्या है, तो इट्स अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड of 3 atoms of oxygen, that is O3. And how does it affect in any ecosystem? Yes, definitely. So if it is proper layer, it is protecting, or because it is a shield, so it is protecting the environment, but it is depleting, then it is affecting the environment in many ways, like skin cancer, cataract, eyes में issues होता है, ऐसे बहुत सारे issues होते हैं, right? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देख लेते हैं बच्चा, वेस्ट डिस्पोजल मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। देखो सबसे पहला बात कि हम सारे इंसान बहुत ज़्यादा कचरा फैलाते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों अगर आप लोग देखो, सो जब भी हम कुछ खाते हैं उसके रैपर्स यहाँ वहाँ फेंक देना, कोई आइडिया नहीं है कि भैया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहाँ फेंकना है, प्लास्टिक वेस्ट कहाँ फेंकना है, घर के खाना में जो किचन वेस्ट है उसे कहाँ फेंकना है, हमारे पास कुछ आइडियाज ही नहीं है। तो बच्चा उसके लिए हमारे पास सबसे पहले जानना है कि वेस्ट कितने टाइप के, तो 2 टाइप के। एक बायोडिग्रेडेबल, भैया कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फूड वेस्ट, राइट। नॉन बायोडिग्रेडेबल कैन नॉट बी इजीली डिकम्पोज्ड, प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लासेस, ये सारी चीज जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, तो इसे हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल रखते हैं। वेस्ट डिस्पोजल का क्या मेथड है सर, तो भैया लैंडफिल्स, या तो जो भी वेस्ट आप बनाते हो उसको लैंड, जो लो लैंड उसको भर दो, या तो फिर कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट को बच्चा आप सड़ा दो, उसको एज ए खाद यूज कर लो। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग, या तो किसी जैसे पेपर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया, उसको रीयूज करो बार बार। इंसिनरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंसिनरेशन मतलब क्या होता है, जब आप वेस्ट होता है ना उसको हाई टेम्परेचर में, बहुत हाई टेम्परेचर में बच्चा उसको बर्न कर दो, ठीक है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड टेम्परेचर, 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड में आप उसको बर्न कर दो, पूरे राख बना दो, और उसी राख को लैंडफिल्स में यूज करो। लेकिन इससे थोड़ा पोल्यूशन भी हो सकता है ना, तो ये सही नहीं है। ये देखो रिड्यूसेस वॉल्यूम बट कॉजेज पोल्यूशन, वॉल्यूम कम हो जाएगा वेस्ट का, लेकिन पोल्यूशन बनाएगा, राइट। सो ये भी है। सो देखो इस तरीके से आपके आसपास ऐसे गार्बेज तो रखे होते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता भैया किसमें क्या फेंकना है, और सब में एक ही कचरा हम लोग डाल देते हैं, दैट इज बैड। ओके, हैजार्ड्स ऑफ इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। देखो क्या नुकसान है, इसको समझते हैं बेटा। देखो सबसे पहले क्या क्या होगा, कॉजेज सॉयल, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, अगर आप लोग सही से वेस्ट नहीं डिस्पोज करोगे तो। लीड्स टू हेल्थ इश्यूज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जहां जहां कचरा ज्यादा फैला होता है आसपास बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती है। दिल्ली में देखो कैसे, मुंबई के आसपास और भी बड़े बड़े शहरों के आसपास डंप यार्ड्स होते हैं, वहां पर लोग जो भी कचरा फेंक रहे हो तो उसको सारे शहर का कचरा म्यूनिसिपल कलेक्ट करके वहां फेंकते हैं, लेकिन उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं सारे के बॉडी में बच्चा कैंसरस सेल्स होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक्यूमुलेट्स एंड हार्म्स द एनवायरनमेंट। नॉन बायो जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल्स वगैरह हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे सॉइल में जाते रह जाते हैं बच्चा, वो जल्दी से खत्म नहीं होते। वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बच्चा, नंबर 1 फॉलो 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। 5 R भी है लेकिन हम 3 R पढ़ रहे हैं। रिड्यूस कर दो भैया, उसको कम कर दो, या उसको रीयूज कर लो, या रिसाइकिल कर लो। इस तीनों तरीके से हम लोग कचरे को मैनेज कर सकते हैं। सेग्रीगेट, सेपरेट करो, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग कर दो। आपको पता होना चाहिए कौन से में क्या रख रहे हैं।
यूज इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक जैसे क्या होता है, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, राइट, मार्केट जा रहे हैं, लेकिन मार्केट जाते जाते भूल जाते हैं कि बैग लेके जाना है, घर से बैग लेके निकलो भाई, क्यों प्लास्टिक की जरूरत है आपको? जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, खैर आजकल मॉल में तो वो कैरी बैग देते हैं, लेकिन प्लास्टिक का वो नहीं होते, आजकल वो पेपर के होते हैं, लेकिन फिर भी आप एक इंडिविजुअल बैग यूज़ करो, ताकि पेपर वेस्ट और ये सब करने की क्या जरूरत है ना। ग्लास अगर ले रहे हो तो पेपर ग्लास नहीं, आप नॉर्मल कांच की ग्लास यूज़ करो, उसको बार बार फेंकना नहीं पड़े। वेस्ट मैनेजमेंट गोल क्या है? रिड्यूस पॉल्यूशन, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, बचाना, मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस। और ये तीनों जो पॉइंट्स है ये हेल्प करेंगे हमारे एनवायरमेंट को बचाने के। लास्ट स्लाइड जो है क्वेश्चन, व्हाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल? क्यों है कुछ सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल, कुछ है नॉन बायोडिग्रेडेबल? क्योंकि भैया एक को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेडेट कर सकते हैं, दूसरे को नहीं कर सकते। गिव एनी 2 ways in which biodegradable substances wouldn't affect the environment? तो भैया इसको बताना है 2 तरीका कि कैसे सब्सटेंसेस नहीं, क्योंकि ये भैया सॉइल में मिक्सड अप हो जाता है, इट कैन बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। गिव एनी 2 ways in which non biodegradable substances would affect the environment, because just because it is not decomposed by the microorganisms, it will stay in the environment and cause pollution that will leads to destructions. It will damage the environment by many ways, right? So you can show these examples. So बच्चों आई होप कि आपको ये जो आवर इन्वायरमेंट है समझ में आया। जितना मैंने बताया है इससे ज़्यादा बिल्कुल आपको करना नहीं है। आई हैव कवर्ड ऑल दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, एट द सेम टाइम ओजोन, O3, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट आवर एनवायरमेंट के जो कुछ क्वेश्चंस है, राइट, सो वो मैं इस वीडियोस के नीचे कुछ लिंक है, आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हो, वो क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हो। रेस्ट जब हम लोग बोर्ड की रिवीजन करवाएंगे, एट दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक, एंड 100% यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड 5 मार्क्स तो आपके पक्के हैं इस वीडियो के बाद, राइट? सो प्लीज गो अहेड एंड स्टडी प्रॉपर्ली। आई होप दैट यू ऑल विल रॉक इन बोर्ड एग्जाम। आवर टारगेट इज 500 एंड आई नो दैट माय स्टूडेंट्स एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स दे विल डेफिनेटली ट्राई टू अचीव दैट, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।